हेलो एवरीवन, आप लोगों में से काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि प्रतियोगिता दर्पण में जो प्रीवियस क्वेश्चंस दिए गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में उसका वीडियो बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया प्रतियोगिता दर्पण से। यहाँ पे देखिए इस मंथ का यानी मार्च 2022 में जो प्रतियोगिता दर्पण लॉन्च हुआ है उसमें ये दिया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उसका जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था 5/12/2021 को, उसका हल प्रश्न पत्र यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले तो सामान्य हिंदी दिया गया, लेकिन हम हिंदी को नहीं, हम लोग डायरेक्ट देखेंगे सामान्य अध्ययन को, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कवर करना है आपका जीके जीएस। तो हिंदी तो आपको वैसे भी क्वालिफाई है, तो आप हिंदी को पढ़ लेंगे और लास्ट में हम लोग हिंदी को भी पढ़ाएंगे। तो फिलहाल हम डायरेक्ट चलते हैं सामान्य अध्ययन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे 61 से स्टार्ट होता है और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपको नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। तो बस ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा और जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाएंगे आप उन पॉइंट्स को कवर करते चलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना, राइट। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिया गया। पहला, करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड। तीसरा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया। और चौथा पॉइंट है कि अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया। अब हमें इन्हें क्रम से सजाना है, तो कौन सा क्रम सबसे पहले बैठेगा तो ध्यान देंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, 3, क्योंकि बाल गंगाधर जो तिलक है इनके द्वारा केसरी समाचार पत्र स्टार्ट किया गया था 1881 में, राइट, 1881 में। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे खुदीराम बोस के जो मृत्यु दंड दी गई थी वो 1908 की बात है, 1908 में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर हम करजन वायली की हत्या बात करें तो यहाँ पे 1909 होगा, करजन वायली यानी कि फर्स्ट आएगा। और लास्ट में बनता है अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ 1912। तो ये क्रम बिल्कुल सही है, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, चलो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चंस में दिए गए उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय स्टेट कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे स्थान है, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया। तो चलिए यहाँ पे मैच करके देखते हैं। अगर हम बात करें मेरठ अधिवेशन कब हुआ था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस मेरठ अधिवेशन यहाँ पे देख सकते हैं 1946। मेरठ अधिवेशन 1946, जो कि जीबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। कानपुर अधिवेशन की बात करें तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू जी, 1925 की ये बात है, यानी कि ये इसके साथ मैच होगा। और मेरठ आपका फर्स्ट का 3 के साथ। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ काफ़ी फेमस है क्योंकि गरम दल नरम दल दोनों एक हो गए थे, समझौता हो गया था 1916 में, और उसके अंबिका चरण मजूमदार जो कि अध्यक्ष थे, ठीक है। बनारस अधिवेशन 1905 की बात है और ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे मैच कर जाता है। तो देख सकते हैं, ये आपको बस ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट्स ये है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया। तो चलिए यहाँ पे मैच करके देखते हैं कौन सा युद्ध कब हुआ था। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था, तो 1780 से 84, 1780 से 84 यहाँ पे ये मैच करेगा, ठीक है, ये मैच करेगा। और दूसरे एक पॉइंट की बात करें तो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 में हुआ था, 1750 से 54 ये होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आप सभी को पता होगा क्योंकि पहला जो मराठा युद्ध हुआ था 1782 में समाप्त हुआ सलबाई की संधि के तहत। और उसके बाद जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 5 हुआ था, तो 3 से 5 यहाँ पे करेक्ट होगा। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80, 1878 से 80। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, 1839 से 42, ये ध्यान रखिएगा, 1839 से 42। और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919। तो ये 2 पॉइंट्स भी अलग से याद रखना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे अभिकथन दिया गया ए और इसका कारण दिया गया आर। तो चलिए हम पढ़ते हैं और देखते हैं कौन इस यहाँ पे सही तरीके से मैच होगा। पहला पॉइंट्स में है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही कथन भी है, यानी सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि निम्नलिखित जो घटनाएं हैं उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं।
लाला हरदयाल द्वारा जो गदर पार्टी, इसकी स्थापना 1913 में किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1905 में किया गया था। और जेम्स ऑगस्टम हिक्की जो थे, इन्होंने बंगाल बजट का जो प्रकाशन किया वो 1780 में किया था। और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो 1784 में की गई थी। अब आप इसको आसानी तरीके से सजा सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो बनेगा दो नहीं, यहाँ पे जो बनेगा वो 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1 बिल्कुल सही होगा। 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 जो भी ऑप्शंस आप देख सकते हैं वो मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या है। फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या है? मनोरंजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट्स क्या दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज का जो कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट्स क्या, फोर्ट विलियम कॉलेज की बात की जा रही है, तो इसकी स्थापना 10 जून 1800 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में की गई थी। ये पॉइंट देखिए यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे 10 जून नहीं होता है, ये आपका 10 जुलाई होता है। 10 जुलाई 1800 में किया गया था, तो पहला पॉइंट आपका गलत हो जाता है। चलिए सेकेंड पॉइंट भी देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या है? सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, इस पॉइंट में कोई कमी नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा केवल और केवल 2, पहला गलत था। नेक्स्ट वन है कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। तो 40% व्यय होता था, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और उसके स्थान क्षेत्र के साथ यहाँ पे मैच करना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? देखिए, जल विहार का जो मेला है वो बुंदेलखंड में, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में, ये बिल्कुल सही। बलदेव छठ का जो मेला है वो यहाँ पे पूर्वांचल, गलत होगा क्योंकि ये हरियाणा में मनाया जाता है, हरियाणा के पलवल में। सुक्रताल का जो मेला है वो मुजफ्फरनगर, ये सही है। तो यहाँ पे जो पॉइंट गलत है वो ऑप्शन सी गलत है, आप इसको हरियाणा करेंगे। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। 1833, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 1833। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। यहाँ पे सही आंसर बनेगा 1797, ऑप्शन डी 1797। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दरोगा। थाना का प्रभारी दरोगा होता था और जिसकी जो नियुक्ति होती थी मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती थी, और इसे कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, दरोगा को। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो अगर हम इन चारों पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे तो चलिए हम सबसे पहले हम सभी को यहाँ पे लिखते हैं कब कौन हुआ। तो भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का जो विकास हुआ था वो 1932 में हुआ था, 1932 में। और रिसरा में प्रथम जो जूट मिल का प्रारंभ हुआ था ये 1855 की बात है। भारत में स्टील का प्रथम जो उत्पादन हुआ वो 1874 में। और बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल 1854। अब आप इसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शंस बनेगा आप उसको मैच करके सजा सकते हैं। तो बस आपको ये चारों चीज़ याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो कि भारत में ही होनी थी, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कथन ए और कारण आर दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था।
जो कि हम सभी जानते हैं नाइटहुड की उपाधि उन्होंने त्याग दिया था, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। ये पॉइंट गलत है क्योंकि कारण ये सही नहीं है। उन्होंने अपना त्याग दिया था नाइटहुड की उपाधि इसलिए क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ऑप्शन किसे टिक करेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि केवल ए सही है, कारण इसका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी कि गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, कोरम कितनी होनी चाहिए। तो कोरम होना चाहिए जो कि कितना होना चाहिए था, राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, 10 सदस्य। 10 सदस्य या फिर कुल सदस्य का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 10वां हिस्सा 1/10 होता है, 1/10 कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। जो काकोरी संयंत्र हुआ था, काकोरी जो ये रेल डकैती हुई थी जिसको अब नाम चेंज करके काकोरी रेल एक्शन कर दिया गया, ये 9 अगस्त 1925 की घटना है, ये ध्यान रखना है। और इनमें जो राम प्रसाद बिस्मिल थे इनको फांसी की सज़ा जो मिली थी वो गोरखपुर जेल में मिला था, गोरखपुर। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले पुर्तगाली देश का नहीं था, यानी जो यात्री था वो पुर्तगाली देश का नहीं था। ऑप्शन सी पीटर मुंडी। पीटर मुंडी का संबंध एक अंग्रेज वो था और वो शाहजहां के समय में आया हुआ था, पीटर मुंडी। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करिए। तो ध्यान रखिए, देखिए पंचवर्षीय योजना और उसके साथ जो प्रयुक्त विकास मॉडल था वो बात करते हैं। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना संबंध था पीसी मालोनविस मॉडल पर आधारित था, ये आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ये बी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाता है। और उसके बाद जैसे जो थर्ड पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, वो एस चक्रवर्ती, ये आपका सी हो जाता है। और चतुर्थ की बात करें तो अशोक रुद्र मॉडल पे आधारित है, ये आपका डी हो जाएगा। इस तरह से हम इसको मैच कर सकते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, वो थे गुरु अंगद, जिसको लहना के नाम से जाना था। इनका प्रारंभिक नाम लहना था, गुरु अंगद को, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। देखिए, इस पे जो भी प्रश्न दिए गए वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। अंतिम सूबेदार कौन था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, नौचंदी का मेला। यहाँ पे ध्यान रखना है, यह जो मेला है वो मेरठ जिले में प्रतिवर्ष लगता है और यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन सी, राजा चेत सिंह। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान रखेंगे कौन सुमेलित नहीं है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर के साथ साथ वर्तमान अवस्थिति की बात करना है। तो हमसे यहाँ पे पूछा कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर हम सभी को मैच करके देखें तो जजाक भुक्ति जो है वो बुंदेलखंड को कहते हैं, ना कि कौशाम्बी को। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर डी को टिक करेंगे, जो कि सुमेलित नहीं है, ये गलत है। जजाक भुक्ति बुंदेलखंड होना चाहिए था। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीन 16 जनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं। ऑप्शन बी, 7। ठीक है, यहाँ पे 7 होगा। अगला क्वेश्चन से कि ये उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सी बिल्कुल सही होगा, अल्लाह। ठीक है, अल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन या फिर किस राजाओं ने जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई। तो बताइए कि किस या फिर किन राजाओं को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था।
तो सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 2 और 4 गोपाल के साथ साथ नंदीवर्मन पल्लव, ठीक है, पल्लव जो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहाँ पे अगला अगला जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष है। तो फाहियान की बात करें तो 399 से 414 ईस्वी, हिंसांग 629 से 645 ईस्वी तक। और थर्ड पॉइंट में इत्सिंग है। इत्सिंग का संबंध यहाँ पे 679 से 695 है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है क्योंकि इसका संबंध होना चाहिए था 675 से 695, ठीक है। और अल मसूदी 957, तो ये बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉइंट मिस्टेक है, 675 होना चाहिए था, यानी 7वीं शताब्दी वैसे अगर देता है, लेकिन यहाँ पे ईस्वी दिया गया, तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको अच्छे तरीके से दिखे। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। इस प्रदेश में अनेक उत्खनन पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें सेकेंड पॉइंट की, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। तो यहाँ पे जो सही है केवल और केवल क्या है, एक सही होगा, केवल एक सही है, ठीक है। ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बनता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में कानपुर से संबंध में दिया गया। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत में प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, सी को टिक करेंगे। देखिए ये उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, क्योंकि अब वो स्पेशल यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप बिहार में एग्जाम दे रहे हैं तो ये जो स्पेशल स्टेट का क्वेश्चंस बनता है तो वो वहाँ तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस इस पर आप थोड़ा सा उतना फोकस ना करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब साइंस का क्वेश्चन है तो इसे आपको याद रखना है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि अप्रगामी के साथ साथ अनुप्रस्थ, ऑप्शन डी। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, अधिक रोशनी मिलेगी। तो देखिए पहला पॉइंट है कि दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, और दूसरा है कि दोनों समानांतर क्रम में जोड़ने पर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि दोनों में अधिक, दो में अधिक होगा, क्योंकि अगर समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनमें ज़्यादा जो कि रोशनी मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम जो होता है वो क्या कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है, गरे सामर रेशम कहलाता है, गरे सामर रेशम। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है। देखिए अगर हम यहाँ पे सभी को देखें कि कौन सही तरीके से मैच करता है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, चुकंदर चीनी बिल्कुल सही, शहद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, कपास में सेलुलोज दूध और लैक्टोज। तो यहाँ पे हम देखें तो चारों के चारों बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के सभी अच्छे तरीके से मैच करता है। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र जो कि क्रम सही है, कौन सा पारिस्थितिकी क्रम यहाँ पे सही होगा। तो मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर, ये बिल्कुल सही आंसर बैठेगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला पॉइंट कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है, कौन सा संबंध सही नहीं है। 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर, 1 गीगाबाइट जो है वो आपका यहाँ पे 1024 मेगाबाइट्स होना चाहिए था, तो सी यहाँ पे गलत होगा, ठीक है, सी यहाँ पे गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। मनुष्य का जो कान होता है 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य का आँख जो कि यहाँ पे लाल रंग नहीं हरा रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है, हम बी को टिक करेंगे। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को आप एज इट इज़ याद रखेंगे। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ खनिज है, दूसरा तरफ यानी कि उसके उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, यानी कि उसको बनाया जाता है या फिर उसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहें ताकि आप हम नीचे वाले को भी थोड़ा सा पोर्शन दिखा सकें,
तो देखिए, चूना पत्थर की बात करें तो ज़्यादातर इसका प्रयोग सीमेंट में होता है। कॉपर यानी तांबा जो है बिजली का सामान बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट का अधिकतर उपयोग एल्युमिनियम का ये अयस्क है तो हवाई जहाज़ के निर्माण में होता है। और मैग्नीज इस्पात, यानी चारों के चारों बिल्कुल सही तरीके से मैच कर जाता है। फर्स्ट का फर्स्ट ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि नदी का जो जल प्रदूषण है वो मापा जाता है किस तरह से। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के द्वारा मापा जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ। सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ, ऑप्शन ए। तुलसी के पौधे का औषधिक महत्व निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण है? तुलसी के पौधे का औषधि जो महत्व है किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनॉल और फ्लोवेनॉइड्स के कारण। फ्लोवेनॉइड्स, ऑप्शन सी। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सी सभी आवश्यक अम्लों के लिए सर्वोत्तम स्रोत है? सर्वोत्तम स्रोत अंडा। अगला पॉइंट्स के अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब्दुल बिस्मिल्लाह, सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम अच्छे तरीके से देखें तो गलत क्या होगा? देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा गलत जो बन जाता है वो है ऑप्शन, हम ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ऑप्शन डी, जो कि ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है आप यहाँ पे देखिए। राष्ट्रीय पोषण जो मिशन योजना है, राष्ट्रीय पोषण आहार मिशन योजना है, इसको स्टार्ट किया गया था 2018 में, ना कि 2003 में। 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 मार्च, यानी कि 8 मार्च को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू जिले में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डी हम टिक करेंगे, जो कि ये पॉइंट गलत है। बाकी आपको याद रखना है, महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989, ये सभी के सभी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है। अगला प्रश्न ये है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ भारत में अधिनियमों के नाम और दूसरी तरफ उनका वर्ष दिया गया। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब होता है? 1980। 1980 बिल्कुल सही है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मैच होना चाहिए। और अगर हम उसी तरह से आगे बढ़ें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के साथ हो जाएगा, यानी ये भी बिल्कुल सही होगा, सेकंड का सेकंड के साथ। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। वायु प्रदूषण निवारक नियंत्रक अधिनियम जो है वो आपका 1981 के साथ, और साथ ही साथ जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। ये चारों के चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है, आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये प्रस्तुत किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, किसके अंतर्गत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 253। 253 ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो हम आपको बता दें कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है। 3 प्रकार के न्याय के अंतर्गत कौन कौन सा न्याय आता है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आता है, यानी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बनता है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात 1993 की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि 1993 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसे हम लोग नमक के नाम से याद रखते हैं, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका स्टार मार्क होगा। लेकिन ये सभी के सभी जो भाषाएं आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे कब जोड़ा गया था? 2003 में 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इन चारों भाषाओं को। तो ये आपको याद रखना है। 8वीं अनुसूची में टोटल वर्तमान में 22 भाषाएं उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं?
लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। राष्ट्रपति के रूप में इनका जो कि 6वें राष्ट्रपति थे और इनका जो समय था 1977 से लेकर के 82 तक, 77 से लेकर के 82 तक था, और ये ध्यान रखेंगे। और ये पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इससे पहले यानी कि ये जो राष्ट्रपति बने थे जुलाई 1977 से लेकर के जुलाई 1982 तक थे। इससे पहले 26 मार्च 1977 को ये लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति नहीं होता। प्राथमिक ऊर्जा हम इसे कहते हैं प्रकृति में पाया जाने वाला वह ऊर्जा ऐसा होता है जिसमें मानव के द्वारा ये रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। यह वह ऊर्जा होता है जो कच्चे ईंधन में निहित होता है। जैसे अगर हम बात करें कोयला हो गया, जो कि कच्चा ऊर्जा होता है, जैसे कच्चा पेट्रोलियम हो गया, वो पवन होता है, प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत ये सभी के सभी आते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ज्वारीय शक्ति इसके अंतर्गत नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्य बल का प्रतिशत कितना है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका राइट आंसर फिलहाल दिया गया था यहाँ पे, जो कि मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन बी, ठीक है, 23.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं है? हृदय बाहर जो हृदय था वो इसके अंतर्गत 12 शहरों में कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आगरा। हृदय के अंतर्गत 12 शहरों में अजमेर और अमरावती हो गया, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुट्टी, वाराणसी, वेलंकनी, इस तरह के इसमें शामिल है कई चीज़ें, लेकिन आगरा इसके अंतर्गत नहीं था, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट वन है कि भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? किसका उल्लेख नहीं किया गया? न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया। पारंपरिक लोक नाट्य भांड पत्थर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। भांड पत्थर जो कि पारंपरिक लोक नाट्य है, ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न ये बनता है कि सबरी संकल्प अभियान का संबंध कैसे है? सबरी संकल्प अभियान का संबंध हो जाता है राष्ट्रीय पोषण अभियान से। राष्ट्रीय पोषण अभियान से, ये याद रखना है। अगला प्रश्न ये बनता है कि एक तरफ लोकगीत है, दूसरा तरफ गायन का अवसर दिया गया, तो अब इनको किस तरह से मैच करना, चलिए देखते हैं। चैती का जो संबंध था वो किससे? चैती मौसमी गीत से संबंध होगा, यानी ए का 4 के साथ यहाँ पे दिख रहा है। कजरी की बात करें तो कजरी का जो संबंध हो जाता है विवाह एवं मौसमी गीत होता है, विवाह एवं मौसमी गीत। और अगर हम बात करें यहाँ पे रसिया, तो रसिया का संबंध हो जाएगा किससे? तो ब्रज का लोकगीत। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है। सोहर की बात करें तो सरकार, जो कि यहाँ पे एक तरह से संस्कार गीत दिखा गया, संस्कार गीत, ठीक है। नेक्स्ट होने की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए ये क्वेश्चन टफ हो सकता है, क्योंकि अगर आपको कार्यकाल नहीं पता होगा तो फिर हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अंतिम से कुछ जो गवर्नर हैं जिनका कार्यकाल इंपॉर्टेंट रहा, उन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट्स हम देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट्स क्या बनता है, देखिए डॉक्टर सी रंगराजन का जो समय था वो 92 से लेकर के 97 तक था, 92 से लेकर के 97 तक, ठीक है। आईजी पटेल की बात करें तो आईजी पटेल यहाँ पे मैं रख देता हूँ 77 से लेकर के 82 तक, 77 से लेकर के 82 तक। डॉक्टर डी सुब्बाराव की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम ये देख सकते हैं सुब्बाराव 2008 से लेकर के 13 तक थे, 2008 से लेकर के 13 तक थे। और मनमोहन सिंह कब थे? तो मनमोहन सिंह का कार्यकाल 82 से 85 तक था, 82 से 85। अब अगर हम इनको अच्छे तरीके से सजाना चाहें तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो यहाँ पे मनमोहन सिंह आएगा, 4 आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो 82 से 85, और उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे ना कि डॉक्टर आईजी पटेल आएगा 77 से 82, तो 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, और उसके बाद हम एक देख सकते हैं 92-97 और 2008 से 2003, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, मिस्टेक हो गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपये तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक उन्हें जाना जाता है, उन्हें हम लोग सूक्ष्म उद्योग के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी सूक्ष्म उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1870 देख रहे हैं,
इसका संबंध गलत है, क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम जो था ये 1872 के साथ संबंध है, और इसका जो मुख्य भारत का ये मुख्य संविदा कानून है, ये याद रखना है, और ये इंग्लिश कॉमन लॉ पर आधारित है, इंग्लिश कॉमन लॉ पर आधारित है। नेक्स्ट वन, भारत का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया है कि हमारे जो देश का सबसे ज़्यादा जो जीडीपी मिलता है वो थर्ड सेक्टर से मिलता है। थर्ड सेक्टर जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पे योजनाओं पर विचार करना है और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो कब किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्टार्टिंग हम देख सकते हैं, इसे याद रखना है। इसका संबंध हो जाता है आपका अक्टूबर 1952। ठीक है, अक्टूबर 1952, ये याद रहेगा। कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट 1952। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति की अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका संबंध 1993 से हो जाएगा, 1993। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या आता है? थर्ड पॉइंट में की विलेज स्कीम की शुरुआत, की विलेज स्कीम की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? तो ये आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत भी 1952 में किया गया था, लेकिन अगस्त 1952 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है जिला ग्राम्य विकास अधिकरण की जो जिला स्तर पर स्थापना की गई थी, इसका जो संबंध है वो कब है? 1999 से। 1999 चौथा नंबर आ जाता है। अब हम इनको अगर अच्छी तरीके से सजाना था, सबसे पहले आपका अगस्त और उसके बाद हम यहाँ पे अक्टूबर 1952 को रखेंगे, यानी 3 के बाद 1 और 3 के बाद 1 और उसके बाद हम देखें तो 2 और 4, यानी 31-24 यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। तो जो भी आपका ऑप्शन दिखे 31-24 आप उसे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ किया था? ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली के द्वारा। दिल्ली राइट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा जो वक्तव्य लिखा गया सही नहीं है? देखिए ईमेल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, www की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये गलत है क्योंकि CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये पॉइंट आपका गलत है, तो राइट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये बिल्कुल सही है। एक किसान जिसके पास 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है, किस नाम से उसको जानेंगे हम लोग? उसे हम लोग लघु कृषक के रूप में जानेंगे, लघु कृषक। ठीक है। नेक्स्ट वन, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फसल चक्र के संबंध में तो यहाँ पे देखिए गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, तो ये पॉइंट गलत है। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल होनी चाहिए, ये सही है। तो यहाँ पे केवल 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन हम बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? नासिक में, ऑप्शन डी नासिक में। निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? ब्रेंट इंडेक्स के अंतर्गत किसे हम शामिल करते हैं? तो ब्रेंट इंडेक्स में कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है, ये कच्चे तेल की कीमत से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? देखिए इसी तरह के जो प्रश्न आपने ऊपर 3 क्वेश्चंस देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस हैं। ऊपर में आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखा था, तो वो बस नॉलेज के लिए याद रखिए, वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो BPSSC कर रहे हैं, ना कि आपका PCS लेवल का क्वेश्चंस है। तो PCS लेवल के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं पूछे जाने के लिए, क्योंकि पिछली बार भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिला था, तो बस मैं आपसे कोशिश करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दूं। देखिए काशी लालिमा का संबंध जो होगा वो भिंडी से है, क्योंकि काशी लालिमा एक प्रजाति है भिंडी की, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये भिंडी जो होती है, आपको पता है कि नॉर्मल भिंडी हरे रंग की होती है, लेकिन ये जो होता है काशी लालिमा, ये लाल रंग का होता है। काशी लालिमा जो होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो नाम है वो लालिमा पड़ा है, लाल होता है इसके वजह से इसको लालिमा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होती है? अत्यधिक उपयोगी होती है वो है आपका लोहा, लोहा ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? लीमा, पेरू, लीमा, पेरू, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन जो कि ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है?
ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है वो कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए भैंस की जो नस्ल है भदावरी बिल्कुल सही, गाय सिंधी, बकरी जमुनापरी। लेकिन भेड़ के साथ थार पाकर ये गलत है, क्योंकि थार पाकर का संबंध जो होता है वो आपका गाय के साथ होता है। थार पाकर भारत में सर्वश्रेष्ठ दुधारू गाय की एक नस्ल है जो कि राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है, ये आपका गाय होना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप पढ़कर याद रखना चाहो तो पढ़ सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, पौधे में घुट्टी लगाने का जो कार्य है किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? पौधे में घुट्टी लगाने का कार्य किस उद्देश्य से किया जाता है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, वनस्पतिक प्रसारण के लिए, वनस्पतिक प्रसारण के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सूची वन में फल दिया गया, दूसरा उसका बड़ा उत्पादक कौन है? जैसे हम जानते हैं सेब, सेब जो होता है जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उसमें मिलता है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर देखने को मिलता है। फर्स्ट डी का फर्स्ट होगा, डी का फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिना सोचे समझे हम ऑप्शन डी सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही उत्तर प्रदेश। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश भी है, बिल्कुल सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो होता है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल होगा। तो सही केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक और दो, यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ भाषा है, दूसरी तरफ देश है। डेनिश, डेनमार्क, डच, नीदरलैंड, मंदारिन, चीन। लेकिन थाईलैंड की जो भाषा होती है वो थाई होता है, थाईलैंड की भाषा थाई हम कह सकते हैं। ये पॉइंट गलत है। अगला प्रश्न क्या है? एक तरफ मिट्टी दूसरी तरफ राज्य के साथ मैच करना है। तो चलिए देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में काफ़ी मात्रा में मिलता है, यानी कि ए का 2 के साथ मैच होना चाहिए। ए का 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शंस में, तो बिना सोचे समझे ऑप्शन बी को टिक आउट किया जा सकता है। लाल मिट्टी की संबंध की बात करें तो लाल मिट्टी महाराष्ट्र में ज़्यादातर मिलता है। लाल मिट्टी की बात करें तो ये दक्षिण भारत में ज़्यादातर देखने को मिलता है, यानी आंध्र प्रदेश यहाँ पे टिक कर सकते हैं, और राजस्थान में मरुस्थलीय। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम आपका राइट आंसर बता देते हैं। मुरादाबाद यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न ये बनता है, भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भारत शहरी वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये बनता है नई दिल्ली, नई दिल्ली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था वो है आपका पंजाब, पंजाब नहीं था। और टॉप पे कौन है? केरल। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से किस में स्थित है? धूपगढ़। तो धूपगढ़ यहाँ पे सतपुड़ा बिल्कुल सही होगा, मध्य प्रदेश सतपुड़ा, ऑप्शन ए। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है किसे? तो यहाँ पे हम सही आंसर टिक करेंगे पश्चिमी घाट को। आपको पता है कि भारत में 4 हॉटस्पॉट माने जाते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए को टिक कर सकते, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है, यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, दमन और दीव। दमन और दीव में 618 लिंगानुपात हम कह सकते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है कि सबसे अधिक अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस में, तो सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे हो जाएगा 947 ये बन जाता है। ठीक है, 947। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज है? सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोक्लाइमेक्स यानी कि एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, F.E. क्लेमेट्स
इसका मतलब क्या होता है? मोनोक्लाइम्स यानी कि एकल चरम सिद्धांत हम उसे कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हर क्षेत्र में एक चरमोत्कर्ष समुदाय होता है, ये बस ध्यान रखेंगे। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था भारतीय संसद के द्वारा? 2005 में। निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा तिरुपति, आंध्र प्रदेश का तिरुपति। ठीक है। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है? सबसे कम रहा है अहमदाबाद में, सबसे कम अहमदाबाद में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय झीलों की संख्या सबसे अधिक है? जनजातीय झीलों की संख्या सबसे अधिक है नागालैंड, ऑप्शन ए नागालैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? और वो राज्य रहा नागालैंड। नागालैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया, क्या ये सही है? तो यहाँ पे ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क का भी लक्ष्य रखा गया। दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि समुद्री चक्रवाती तूफान तैकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तैकाते जो आया था वो हम कह सकते हैं इसका संबंध अरब सागर में था, तो ये ध्यान रखिएगा अरब सागर में। मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलता है? ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी, ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है? संगम योजना स्टार्ट किया गया था कब? तो 15 अगस्त 1996 में स्टार्ट किया गया था, 1996 में। और इसका उद्देश्य है क्या? दिव्यांगों की कल्याण वृद्धि करना, यानी कि विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, ऑप्शन ए। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था किससे? तो न्याय आपके द्वार से, न्याय आपके द्वार से, ऑप्शन ए। जिबूती आचार संहिता संबंधित है? जिबूती आचार संहिता का संबंध किससे? समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, इसका संबंध ऑप्शन बी हो जाएगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जर्मन वाच। अगला प्रश्न ये कि निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौते के हस्ताक्षर करते हैं? अब्राहम समझौते के हस्ताक्षरकर्ता इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? यहाँ पे करेक्ट होगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड, डायनामिक्स लिमिटेड। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? 2021 में प्रकाशित हुई थी द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी। निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पे 4 जो कि यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि खेल के नाम है। निम्नलिखित में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया था? किसे सम्मिलित किया गया था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इन चारों को सम्मिलित किया गया, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4। अगला प्रश्न बनता है कि जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? फनीधर जो पड़ता है ये आपका गुजरात में पड़ता है। दाविंसी प्लस और वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है शुक्र से, शुक्र। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ की गई है? तो ये स्टार्ट किया गया मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर करेक्ट होगा। ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ब्लैक पॉटरी के लिए इसका संबंध हो जाएगा निज़ामाबाद। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा गंडक नदी। गंडक नदी का संबंध हम ध्यान रखेंगे, इसका संबंध हो जाता है, ये नेपाल से निकल करके बिहार में बहती है। सी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ साझा उत्तर प्रदेश की कौन सी सीमा नहीं करती है? तो देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं वो कौन कौन सा, जैसे पीलीभीत, लखीमपुर
खीरी हो गया, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और एक और याद रखिएगा महाराजगंज। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुशीनगर नहीं होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, कुशीनगर। राइट। नेक्स्ट वन है कि इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे होगा ब्रुनेई के साथ साझा नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या कह रहा है? पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है तो तीनियन यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाइना है, ऑप्शन बी, चाइना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित है? कौशल विकास से संबंधित है स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस। तो 2, 3, 4 सी करेक्ट होगा, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिडनाव, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है देश और उसके राजधानी के साथ? तो डोमिनिका की बात करें तो डोमिनिका की जो राजधानी होता है वो क्या है? रूसाऊ। ठीक है, रूसाऊ, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे जो कि गलत है। अगला प्रश्न है फसल और देश के साथ यहाँ पे मैच करना। फसल और देश के साथ, तो देखिए अगर हम यहाँ पे सभी चीज़ों को मैच करें तो कहवा के साथ मंगोलिया गलत है, कहवा यहाँ पे ब्राज़ील होगा, बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? ऑप्शन सी, नॉर्वे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राज्य और गर्म झरने का स्थान यहाँ पे दिया गया, जैसे चारों को अगर देखें तो गलत यहाँ पे क्या सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी, क्योंकि नारायणी का संबंध जो होता है वो राजस्थान से अलवर के निकट ये पड़ता है, ना कि गुजरात, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई, ऑप्शन ए, भिलाई। अगला प्रश्न कि तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति का संबंध हो जाता है आपका झारखंड से, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, तमरिया जनजाति। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुल्लर झील, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इसके बाद रीजनिंग और मैथ्स के सवाल दिए गए, तो जीके जीएस यहाँ पे हमका कंप्लीट होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।